वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के ही न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे क्या पूछे जाते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि एक लाइफ एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ मैं कि बोला जाता है कि सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट मेहनत करता है। ऐसी बात नहीं है, स्टूडेंट के साथ साथ टीचर को डबल मेहनत करनी पड़ती है ताकि अब जो बाउंड्रीज हैं वो कंफर्ट जोन से निकलकर स्टूडेंट भी एक स्टेप इनिशिएटिव आगे ले। राइट सो इसी के बदौलत हमारे फ्री इनिशिएटिव्स हों या हमारे पेड इनिशिएटिव्स हों जिनसे हमेशा ही स्टूडेंट जुड़ा रहा है एंड वहाँ से पेपर भी रिपीटेडली आता रहा है, तो हमने भी सोचा कि एक स्टेप इस चीज़ को और पुश क्यों ना करें। राइट सो ये अब जो वीडियो है सुबह 8 बजे जाया करेगी, दैट इज़ कि करंट अफेयर्स फ्रॉम टुडेज न्यूज़ पेपर्स इटसेल्फ। राइट तो जून 12, 2025। तो पहली हमारी जो न्यूज़ है वो यहाँ पर एक नेवल एक्सरसाइज के साथ, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज के साथ डील कर रही है जिसका क्या नाम है, पैसेक्स। ठीक है, पैसेक्स है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है। अब किसकी है, इंडिया और यूके के बीच में। दैट इज इट, इसके अलावा इसकी रेलेवेंस कुछ भी नहीं है। ठीक है, कौन से एरिया में हुई थी, नॉर्थ अरेबियन सी के अंदर हुई थी। ठीक है, वेसल्स ने पार्टिसिपेट किया, तो अब वो वेसल्स की भी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं रहती क्योंकि कंट्रीज़ का नाम आपको यूपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंगली जानना जरूरी होता है। तो सवाल देखते हैं इससे जुड़ा हुआ। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, एक्सरसाइज एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में, डस्टलेक 6 मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया एंड म्यांमार के बीच में, वरुणा इंडिया एंड यूएसए के बीच में है। तो ये हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड, आपको ये चीज़ देखनी है सवाल के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर हम डिस्कस करते हुए बताएंगे कि सिर्फ और सिर्फ एक पेयर करेक्टली मैच्ड है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच में होती है, वेयर इज डस्टलेक 6 मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच में, वरुणा की बात करें इंडिया और फ्रांस के बीच में। राइट सो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, बट करंट अफेयर्स के ऊपर थोड़ा फोकस करेंगे जो कि अब रिपीटेडली सेंसस के साथ डील कर रहा है। तो हमने ये पैटर्न नोटिस किया है कि सेंसस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जो है रिपीटेडली आपसे पूछी जा रही हैं, है ना। बट अब सेंसस जो है वो क्रिटिकल है, क्यों? इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एक न्यू फाइंडिंग यहाँ पर है, न्यू भी क्या मतलब नई चीजें जो है वो निकल के आती हैं कि सेंसस से क्या क्या चीजें यहाँ पे देखी जा सकती हैं। सिर्फ और सिर्फ पॉपुलेशन का डेटा नहीं देता, ये कॉम्प्लेक्स स्टडी है। राइट तो कॉम्प्लेक्सिटी में घुसकर अब बहुत सारे इनिशिएटिव्स यानी कि गवर्नमेंट की, इवन आरबीआई की पॉलिसीज जो है वो सेंसस के ऊपर यहाँ पर डिपेंडेंट रहती है। सो अकॉर्डिंगली क्या है वो चीज, दैट इज कि जैसे कि सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, उसके बेसिस पे ही मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, जिसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था, राइट कि 6 मेंबर्स होते हैं उसके अंदर। अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो उन वीडियोस को जाके देखिएगा, प्लेलिस्ट जो है वो बन चुकी है। राइट सो अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, वो बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेती है कि किस तरीके से हमें अपनी पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना चाहिए, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली ही सरकार अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस या अपनी जितनी भी आप कह सकते हो कि रिक्वायर्ड यहाँ पे आउटपुट उनको चाहिए विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको सस्टेन करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कंज्यूमर के पैटर्न्स क्या क्या हैं। उसी के रिगार्डिंग आप ट्रेड के ऊपर, टैरिफ्स के ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर पॉलिसीज बनाएंगे, नेगोशिएट करेंगे कंट्रीज के साथ, इवन स्टेट्स के साथ भी। राइट सो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो इस न्यूज के अंदर एक चीज आपको और बताई गई कि 30% जो इंडिया की फूड कंजम्पशन है वो कम हो चुकी है पॉपुलेशन के अंदर। राइट सो ये चीज के ऊपर फॉलो करना, फोकस करना, इसके अकॉर्डिंगली हमें सेंसस का डाटा चाहिए। बट अभी के हिसाब से उन्होंने यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करते हुए भी बोला कि अब जो हमारे पास 2021 का डेटा होना चाहिए था वो 2027 में पब्लिश होगा। तो एक क्रिटिसिज्म हो रही है कि कहा जा रहा है कि अब जो इनिशियली 10 साल के अंदर आप कंपैरिजन है वो ड्रॉ ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि 16-17 साल का यहाँ पे फर्क पड़ गया। राइट सो अब इसी के अकॉर्डिंगली अब क्रिटिसिज्म करते हुए उन्होंने यहाँ पर हमें नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2021 का डाटा शो किया कि उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ओपन डिफिकेशन फ्री हो चुका है इंडिया, बट अभी भी ये चीज पाई जा रही है कि 30% ऑफ द हाउस होल्ड्स जिनको सर्वे किया गया वहां पे वॉशरूम्स ही एग्जिस्ट नहीं करते, टॉयलेट्स ही एग्जिस्ट नहीं करते। तो ऐसी सारी चीजों में ना डिस्क्रिपेंसी आ जाती है जब आपका सेंसस रेगुलरली कंडक्ट नहीं हो पाता। सो दीज आर सर्टन थिंग्स विच दिस न्यूज हाईलाइटेड। तो इससे रिलेटेड सवाल आपसे क्या पूछा जा सकता है, सेंसस हेल्प्स द पॉलिसी मेकर्स इन सेटिंग द बेस लाइन फॉर द पॉलिसीज, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट है ये। बिगेस्ट रेट, हाँ माइग्रेशन के ऊपर भी एक चीज बोली गई थी जो मैंने यहाँ पे नहीं बताई है, मैं आपको बताती हूँ। द बिगेस्ट rate of migration taking place in India is rural to urban migration. So this statement is incorrect. अब सर्वे के अकॉर्डिंगली ये चीज भी यहाँ पे पोस्ट की गई है, बिगेस्ट माइग्रेशन इस टाइम पे जो हो रही है दैट इज रूरल टू रूरल माइग्रेशन।
क्यों? क्योंकि एक बेटर हमारे पास रूरल एरिया आ जाता है। अब धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, वेस्टर्नाइजेशन हो रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रही है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए अगर हम देखें तो रूरल टू रूरल, यानी कि एक बैकवर्ड रूरल एरिया से थोड़ा सा डेवलप्ड रूरल एरिया के अंदर मैक्सिमम हमारे पास माइग्रेशन हो रही है, अराउंड 48%, इस न्यूज ने स्टेट किया। उसके बाद हमारे पास अर्बन टू अर्बन माइग्रेशन हो रही है जो अराउंड 46% है इस पॉपुलेशन के सर्वे के हिसाब से। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बतानी थी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है बन जाता है। तो दोनों की दोनों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट्स, हमारी पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी स्टेटमेंट गलत है, आंसर यहाँ पे गलत मार्क्ड है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। देन नेक्स्ट, इन अ फर्स्ट क्विक पीक इमेज ऑफ सन टर्बुलेंट साउथ पोल सर्विसेज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इस न्यूज से आप क्या कन्फिगर कर सकते हैं, क्या चीजें निकाल कर आ सकते हैं। सन के बारे में आपको जानना है, सन क्या है, ठीक है, इसकी लेयर्स कौन सी हैं, सन से जो है ऑरोरास प्रोड्यूस होते हैं तो वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, सोलर फ्लेयर्स क्या है, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये सारी चीज़ें। बट ये न्यूज़ आपको स्पेसिफिकली बता रही है कि ये कैसे हमें पता लगा, है ना। तो एक जॉइंट वेंचर से अब सोलर मिशन जो वो शुरू किया गया था, सोलर ऑर्बिटर एग्जैक्टली लॉन्च किया गया था। सो 2020 के अंदर हमारे पास यूरोपियन स्पेस एजेंसी एज वेल एज नासा ने, उन्होंने कोलैबोरेशन करके ये चीज़ जो है लॉन्च की थी 2020 में। एंड रिसेंटली अभी अप्रैल या मार्च के स्टार्टिंग में ही इनके पास ये न्यूज़ जो आई है, ये फोटो जो है उस ऑर्बिटर ने भेजी है, जिसके अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल, स्पेसिफिकली यहाँ पे स्टार का, दैट इज सन, दिखाया गया है। ठीक है, अब सन की उन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन दिया है यहाँ पे कि सन इज अ बॉल ऑफ हॉट इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड that gas that generates powerful magnetic field which flips from south to north and back again after 11 years. That means कि जो हमारे पास ये ejections हो रही हैं या जो magnetic field है वो सन की आफ्टर 11 years यहाँ पर फ्लिप होती रहती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, सोलर साइकिल। तो ये ऑर्बिटर क्या करेगा, एक बेटर रिसर्च की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा ताकि इजीली हम अर्थ पे उससे डिपेंडेंट जितने भी फिनोमिनाज हो रहे हैं, सोलर फ्लेयर्स का हो गया, जिसकी वजह से हमारे पास रेडियो एक्टिव या कोरोनल मास इजेक्शंस, रेडियो कम्युनिकेशन को या हमारे जीपीएस सिस्टम को, ये सब चीज़ों को अगर वो हैम्पर करता है तो इजीली उसको डिटेक्ट किया जा सके। तो इन द लॉन्गर रन हम एक तरह से कह सकते हैं सोलर मिशन भी प्लान किया जा सकता है, राइट। सो इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ थी। अब इसमें क्या है कि अरेंज द लेयर्स ऑफ द सन फ्रॉम द इनर मोस्ट टू द आउटर मोस्ट रीजन, फोटोस्फेयर, रेडियो एक्टिव जोन, क्रोमोस्फेयर एंड कन्वेक्शन जोन। आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे चूज करना था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं डायग्रामेटिकली, हमारे पास इनर लेयर्स होती हैं और आउटर लेयर्स होती हैं। इनर लेयर्स में हमारे पास सबसे पहले कोर आती है, फिर रेडिएटिव जोन आता है, कन्वेक्शन जोन आता है। तो इनकी डिटेल्स क्या क्या है, टेम्परेचर कहीं पे ज़्यादा क्यों है, कहीं पे एकदम से ड्रॉप क्यों हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। आउटर लेयर्स की बात करते हैं, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर, देन ट्रांजिशन जोन आता है हमारे पास, कोरोना आती है, सनस्पॉट्स, कोरोनल होल, फ्लेयर्स एंड प्रोमिनेंस क्या होती है इसके ऊपर। ये सारी की सारी जो आइडियाज़ है मैं आपको दे रही हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, बट इन रिलेशन टू दैट आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना जरूरी है। देन नेक्स्ट, फियर्ड एक्सटिंक्ट इन वैली, रेयर साइटिंग रिवाइव्स होप फॉर यूरेशियन ऑटर्स कम बैक। यूरेशियन ऑटर्स कम बैक इन JNK रीजन, ठीक है, JNK रीजन में। अब बेसिकली हमारे पास यूरेशियन ऑटर जो है वो क्या है, ठीक है, यूरेशियन ऑटर एक एम्फीबियन है, ठीक है। एम्फीबियन होने के साथ साथ अगर हम देखें तो इसके पास, अब एम्फीबियन है तो वाटर में भी ये रिटेन कर सकता है, तो इनकी जो बॉडी के अडेप्टेशंस हैं दैट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ डक, ठीक है, काइंड ऑफ, ठीक है, कि वेब लाइक इनके जो क्लॉज है या पॉज है वो होते हैं ताकि इजीली ये स्विम भी कर पाए। इसके अलावा अगर हम देखें तो कहाँ पे अगर पाए जाते हैं तो जनरली ये एशियन रीजन में और अफ्रीका के कुछ रीजन्स में यहाँ पे पाए जाते हैं, बट मोस्टली अगर देखें तो ये एशियन रीजन में ही पाए जाते हैं, जो कि माना जा रहा था एक्सटिंक्ट हो गए इंडिया से, बट 30 ईयर्स के बाद ये साइटिंग जो है 6 महीने में 3 या 4 बार हो चुके हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, राइट। सो अब ये कार्निवोरस एनिमल है, फीड्स ऑन फिश एंड अदर एक्वेटिक फौना। तो इसके अंदर एक रीज़न भी यहाँ पे स्टेट किया गया कि क्यों ये इतने ज़्यादा जो है साइटिंग्स कम हो गई हैं, क्योंकि अब हमारे पास वाटर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर की कंटामिनेशन हो रही है, इस वजह से क्या है, फिश मर जाती है, फिश इसकी बेसिक जो है फूड है, तो इस वजह से ये भी गायब होना यहाँ पर शुरू हो गए, विच इज़ अ गुड थिंग कि अब जो इनकी साइटिंग्स है दोबारा से वो होनी शुरू हो गई है, ठीक है। एक्सट्रीमली टेरिटोरियल एनिमल्स होते हैं ये, सबमर्ज्ड इन वाटर्स, ये 20 मीटर्स अंडर वाटर यहाँ पर सस्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी गई है, इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे बताई गई हैं, रंबियारा स्ट्रीम में, दाची गांव के अंदर मोस्टली होते थे ये, ठीक है। सो इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है, तो एरियाज जो है इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि यूरेशियन ऑटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इट बिलोंग्स टू ऑर्डर कार्निवोरा, then it falls under appendix 1 of CITES. So how many statements are correct?
सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ऑर्डर कार्निवोरा है। देन हमारे पास साइट्स की बात करें अपेंडिक्स 1 में है। अगर हम बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट तो शेड्यूल 1 में है। IUCN स्टेटस इसका नियरली थ्रेटेंड है एंड यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका में जनरली ये पाए जाते हैं। ठीक है, नाम से ही पता लगना चाहिए ना आपको, यूरोपियन वाटर है तो एशिया में भी है, अफ्रीका में हमने पढ़ लिया और यूरोप में भी है। जापान में भी एग्जिस्ट करते थे बट वहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। देन गवर्नमेंट लुक्स एट रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द नेक्स्ट लोकसभा इलेक्शंस। तो वुमेन की रिजर्वेशन 1/3 ऑफ द reservation for women has been made mandatory. So according to that अब जितनी भी हमारी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं या पार्लियामेंट है वहाँ पे 1/3 रिजर्वेशन यहाँ पर दी जाएगी। बट जो रिजर्वेशन जो है वो कौन से बिल के तहत आ रही है यहाँ पे, नारी शक्ति अधिनियम रिजर्वेशन के तौर पे। ठीक है, नारी शक्ति अधिनियम जो कि अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें तो कौन सा बिल है, अमेंडमेंट बिल नॉट एक्ट। बिल कौन सा होगा, 128th अमेंडमेंट बिल 2023 का। बट इसके अंदर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको सेंसस का डेटा अगेन यहाँ पर चाहिए होगा ताकि आप इजीली फाइंड आउट कर पाए कि कौन सी जगह रिजर्व होंगी। एंड अगेन वो रोटेशनल बेसिस पे चलेगा एज पर द डिलिमिटेशन विद रिस्पेक्ट टू SCs एंड STs एंड OBCs। जो भी रिजर्वेशन होती है यहाँ पर उसके रिगार्डिंग ही या उसके संबंध में अगर हम देखें तो ऐसे ही रोटेशनल बेसिस पे विमेन रिजर्वेशन के रिगार्डिंग सीट्स चलती रहेंगी। दैट इज इट इन दिस न्यूज। विद रिस्पेक्ट टू रिजर्वेशन, आर्टिकल 333 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू Cs आफ्टर सर्टेन पीरियड। Second, OBCs were originally a part of the reservation system in India. Which of the following statements is or are correct? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो आर्टिकल 333 नहीं, 334 जो है वो रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एंड स्पेशल रिप्रेजेंटेशन टू सीज आफ्टर सर्टेन पीरियड है। अब वो क्या है कि ओरिजिनली अगर हम देखें तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात यहाँ पर की गई एंड रिजर्वेशन विद रिस्पेक्ट टू SCs एंड STs। जब ओरिजिनली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था तो ये रिजर्वेशन जो है 10 साल के लिए रखी गई थी, 10 ईयर्स के लिए रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद इसको बढ़ा दिया गया 70 ईयर्स बढ़ाकर जैसे 1950 से लेकर 1960 तक की रिजर्वेशन थी, उसके बाद से 70 ईयर्स बढ़ा दिया गया एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के लिए एंड 80 ईयर्स बढ़ा दिया गया हमारे SCs एंड STs के लिए, राइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट हमारी है OBCs वर नॉट ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ द रिजर्वेशन सिस्टम। मंडल कमीशन 1992 में जो फॉर्मुलेट हुआ उसके बाद 27% रिजर्वेशन जो है वो रिकमेंड की गई थी, राइट। सो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी इस वजह से इनकरेक्ट है। देन इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाइकली इन मॉनसून सेशन। तो इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल की यहाँ पे बात की जा रही है विद रिस्पेक्ट टू दैट। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंश्योरेंस है अब वो 100% FDI के बेसिस पे होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे होगा। ठीक है, तो अब ऐसा होता है कि FDI के केसेस में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के चांसेस होते हैं। ठीक है, कि बाहर से मार्केट से कोई पैसा आ रहा है, कई बार कोई भी वॉलेटिलिटी इंटरनेशनल लेवल पे अगर आ जाती है सो विद रिस्पेक्ट टू दैट कि पैसा भी बाहर निकाला जा सकता है। बट अब उस चीज़ को थोड़ा सा बैलेंस आउट करते हुए सरकार जो चाहती है FDI रिलेटेड यहाँ पर रीअश्योरेंस के केसेस में कि इंश्योरेंस भी वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड अमेंडमेंट बिल जो पहले ऑलरेडी प्रेजेंट किया जा चुका है उसके ऊपर चर्चा होगी, उसको पास कराने की यहाँ पे बात की जाएगी। एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट सर्टन अमेंडमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड इन द करंट बिल्स। ठीक है, करंट एक्ट्स एंड नॉट बिल्स। तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। देन 100% FDI की बात हो रही है और इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर चेंजेस हो गए। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट LIC एक्ट ऑफ 1956, इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी एक्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ इनके अंदर चेंजेस यहाँ पर बताए जाएंगे और किए जाएंगे। फाइनली अब परमिसिबल लिमिट जो है करंट जॉइंट वेंचर्स की वो 74% पे है, उसको 100% पर लेकर आना है, राइट। सो इसी से रिगार्डिंग थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स जो हैं वो इस बार मॉनसून सेशन में दे आर लाइकली टू हैपन। सो अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू न्यू इनकम टैक्स बिल, राइट। बिल प्रपोजेज April 1st 2026 एज इट्स डेट ऑफ कमेंसमेंट, अगर पास हो जाता है तो। ठीक है, बिल प्रपोजेज टू इंक्लूड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स फॉर अनडिस्क्लोज्ड इनकम। थर्ड, बिल एम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो टू फ्रेम न्यू schemes for greater efficiency, transparency and accountability. So how many of the given statements are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि दो की दो स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को कैसे आप कह सकते हो कि आप इनकम टैक्स बिल से रिलेटेड बात करें, जब वो है ही वो यूनियन लिस्ट का हिस्सा है ना, यूनियन का ये खेमा है, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों करेगी, इनिशिएटिव लेगी। ठीक है, तो जो हमारा न्यू इनकम टैक्स बिल है इसके अकॉर्डिंगली डेट ऑफ कमेंसमेंट अगर ये पास हो जाता है तो 1 अप्रैल 2026 से ऑल ओवर इंडिया लागू किया जाएगा। एंड वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, क्योंकि 1961 का जो ओरिजिनल एक्ट हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा नैरो है, अभी के
हिसाब से अगर हम बात करें तो डिजिटल करेंसी, डिजिटलाइजेशन के ऊपर ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब डिजिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट इस बिल के अंदर भी है, ताकि अगर कोई भी टैक्स इवेजन करने की कोशिश करता है तो अनडिस्क्लोज इनकम में हम उनकी वर्चुअल डिजिटल एसेट जैसे क्रिप्टो करेंसी एंड ऑल सबको यहाँ पर सरकार अपने अंडर लेने की कोशिश कर रही है, ताकि उसके ऊपर भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन अगर रिक्वायर्ड हो तो वो अब देनी पड़े व्यक्ति को, राइट। तो ये PRS से प्रॉपर लिया हुआ डेटा। देन बिग कंपनीज क्यू अप फॉर स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स। अब स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात हो रही है, बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात नहीं हो रही, तो स्पेशलाइजेशन है इसके अंदर भी स्पेसिफिक, है ना। तो स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर एक तो वह हैवी वाटर को यूज़ करते हैं एज अ कूलेंट ऑल्सो, एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट कि हमारा कूलेंट की तरह उसको यूज़ करते करते SMRs उनको बोला जाता है कि स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स कूलेंट को यूज़ करेंगे, पानी को कूलेंट की तरह यूज़ करेंगे। एंड विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज अगर न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाने हैं तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना वो आपस में मिलकर आ रही है जस्ट फॉर अ स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर। एंड यहाँ पर आपको इमेज पोर्ट्रे की गई है कि कोल अगर आपको रिएक्टर लगाना है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 9 से 10 करोड़ का खर्चा आता है। देन सोलर के केस में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर्स के जनरेशन में, देन विंड की एनर्जी के लिए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, पावर जनरेशन के लिए अगर आपको लगाना है तो ये आपको डेटा ऑलमोस्ट दिया गया है कि कितना अमाउंट यहाँ पर मिनिमम एटलीस्ट लगता ही लगता है, राइट। सो इसी के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो हमारी रिलायंस इंडस्ट्रीज, अदानी ग्रुप, ये सब मिलकर आपस में अब चाहते हैं कि बनाया जा सके। तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से NPCIL इन्होंने बोला ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, करना ये वेंचर अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि क्लीन एनर्जी की तरफ इंडिया बढ़ना चाहता है यहाँ पे। एंड जो हमारा प्लान है, इंडिया ने प्लेज किया है कि नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070 उसको अचीव करना है। एंड उसके लिए गवर्नमेंट का प्लान है कि बाय 2033 इंडिजिनियसली डेवलप्ड एटलीस्ट 5 हमारे पास ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स तो एग्जिस्ट करे फॉर एनर्जी जनरेशन, राइट। सो ये आपका न्यूज़ का पूरा पार्ट था। अब सवाल यही है कि इंडिया हैज प्लेज्ड नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070, मैं आपको बता चुकी हूँ, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यूजेस ड्यूट्रियम ऑक्साइड एज बोथ कूलेंट एंड मॉडरेटर। सो इसी के स्पेसिफिक जो है मॉडरेटर के बाद में कोई वर्ड यूज़ नहीं कर रही थी। सो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि नहीं, दोनों में से कौन सी करेक्ट है? एक करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है, या सेकेंड करेक्ट है? नन ऑफ द अबव, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, हमें पता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी हमारी करेक्ट है, ठीक है। तो ये ड्यूट्रियम ऑक्साइड जो है इसको हम हैवी वाटर बोलते हैं, राइट। तो ड्यूट्रियम ऑक्साइड हैवी वाटर है, एक ऐसा वाटर है जहाँ पे हाइड्रोजन का एटम उसको रिप्लेस कर दिया जाता है विद ड्यूट्रियम, जो कि आइसोटोप है ऑफ हाइड्रोजन। सो इससे फ़ायदा क्या होता है अब कि हमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट चाहिए होती है, ठीक है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैसे कि हमें जो कह सकते हैं प्योरिटी ऑफ यूरेनियम चाहिए होता है ना न्यूक्लियर रिएक्टर, वो बहुत ज़्यादा चाहिए होता है ना, 90% अबव चाहिए होता है। बट व्हेन वी यूज़ द स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर एनर्जी जनरेशन एंड हैवी वाटर को जब हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे हमें न्यूक्लियर एनरिचमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हम लो क्वालिटी यूरेनियम से भी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली पॉजिटिव वी हैव विद दिस, ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग हमारा आंसर सी यहाँ पर बनता है। देन इंडिया टेल्स WTO इट वोंट लिफ्ट वीट एक्सपोर्ट बैन, ठीक है। सो अब इंडिया जो है वो खुद की यहाँ पर जो है सप्लाई चेन को तो चलो डिस्टर्ब हो ही रहा है, बट कहा है उन्होंने कि हम जो सेल्फ सफिशिएंसी के बेसिस पे देखें, हमारी पॉपुलेशन भी राइज हो रही है, ठीक है। तो हम तो यहाँ पर एक्सपोर्ट बैन जो है नहीं हटाएंगे, हम उसे फ्री से प्रोहिबिटेड में ही रखेंगे एज पर आर्टिकल 11 of GATT 1994 एंड आर्टिकल 12.1 ऑफ द एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो हम वीट एक्सपोर्ट अभी नहीं कर रहे हैं, इसके ऊपर पॉलिसी जो है बनाई जाएगी आने वाले टाइम पे इफ़ रिक्वायर्ड, बट हम पहले अपनी कंट्री की नीड्स को रखेंगे। देन सवाल यही है कि नाइजीरिया इज द 101st मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। Second, WTO annually publishes global trade outlook and statistics report. Which of the statements is or are correct? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम आर करेक्ट। तो नाइजीरिया नहीं, निकारागुआ बनी है 2 जून को 101st मेंबर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, एंड एनुअली पब्लिश नहीं होती, साल में 2 बार पब्लिश होती है ये ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट। आई होप द आंसर इज क्लियर, राइट। तो ये भी 2 जून को ही हुआ, तो ये करंट अफेयर का पार्ट है कि निकारागुआ 101st मेंबर ऑफ WTO यहाँ पर बनी है। सो आज के लिए यही इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर UPSC 2026, सो वी हैव एन ऑनगोइंग बैच जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू इट। एंड 15% का आपको डिस्काउंट फ्रेश स्टार्ट कोड अगर आप यूज़ करते हैं आपको मिलेगा। एंड अगर आप टेस्ट सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।